कल हमने उग्रवाद के उदय के कुछ कारणों के ऊपर चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम अन्य कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा, भारत में 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा का प्रभाव रहा, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे देश की परिस्थितियां और राजनीतिक कारण रहे, सरकारी नीतियां रही और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं रही, जिससे धीरे धीरे कांग्रेस का कार्यक्रम और उनकी नीतियां उग्रवाद की ओर अग्रसर होने लगी। इसी क्रम में हम अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे। इनमें है राजनीतिक कारण। जैसा कि हमने देखा, इस समयावधि में इंग्लैंड के अंदर अनुदार दल का शासन रहा था और अनुदार दल जो है वह साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रेरित था तथा भारतीयों को किसी भी प्रकार के अधिकार देने और शासन में भागीदारी देने के पक्ष में नहीं था। यही कारण रहा, इस काल के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भारतवासियों की योग्यता के ऊपर विश्वास नहीं किया और शासन में उनकी भागीदारी भी निश्चित नहीं की, जिसकी लगातार उदारवादी मांग करते आ रहे थे। इसलिए उनकी मांगों के ऊपर सरकार ने उपेक्षा का रुख अपनाया, जिससे उदारवादी नीतियों से, कार्यप्रणालियों से देश के युवा वर्ग का विश्वास जाता रहा और उनमें ये भावना घर करने लगी कि अब बिना दबाव के और मांग के सरकार से और विदेशी सरकार से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस क्रम में हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल बनकर के आया और उसके शासनकाल में जो एक उग्र साम्राज्यवादी नीति का गवर्नर जनरल था, उसके शासनकाल में उसने कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय लिए जिसके कारण उदारवादी जो आंदोलन था वह राष्ट्रीय आंदोलन उग्रवाद की ओर प्रेरित हुआ। उसकी प्रमुख नीतियां जो दमनकारी थी, उसमें यदि हम देखें, केंद्रीकरण की नीति, यानी लॉर्ड कर्जन भारतीयों को शासन के लिए योग्य नहीं मानता था, इसलिए उसने शासन सत्ता का केंद्रीकरण करने की नीति अपनाई और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की विशेष स्थिति के खिलाफ ही उसने आवाज उठाई। साथ ही उसने 1899 में कलकत्ता निगम अधिनियम पारित किया और उसके द्वारा उसने निगम की सदस्य संख्या 75 से घटाकर 50 कर दी और जो 25 सदस्यों की संख्या घटाई गई वे निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे। इस प्रकार अब कलकत्ता निगम में सरकारी नियंत्रण बढ़ गया और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी कम हो गई। इसी क्रम में उसने भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट भी पारित किया और इस एक्ट के द्वारा उसने विश्वविद्यालय की आंतरिक स्वायत्तता को भी कुचलने का पूर्ण प्रयास किया। साथ ही उसने 1904 में सरकारी गोपनीय विषयों से संबंधित अधिनियम पारित करके और समाचार पत्रों से सरकार के प्रति दोष की भावना उत्पन्न करने तथा असैनिक विषयों को भेद देने और अन्य सरकार विरोधी भावना, वर्ग विभेद की भावना को प्रोत्साहन देने वाली विचार व्यक्त करने, लेख लिखने या समाचार छापने को उसने दंडनीय अपराध माना। भारतीयों के प्रति उसका व्यवहार भेदभावपूर्ण था और अभद्र व्यवहार था। उसने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1905 में उसने भारतीयों के प्रति अपने भाषण के अंदर भी जो है अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया था और इस प्रकार भारतीयों के प्रति उसके मन में जो निम्नता की विचारधारा थी उसे भी अब कांग्रेस के जो गणमान्य नेता थे और युवा वर्ग था, उसकी सरकार के प्रति जो सम्मान था वह धीरे धीरे कम होने लगा। यही नहीं, कर्जन ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत भी ब्रिटिश सरकार और साम्राज्य की सुरक्षा और उसके विस्तार के लिए जो सैनिक अभियान किए, उन सैनिक अभियानों का, जिनमें तिब्बत के ऊपर आक्रमण भी प्रमुख था, तो उसके लिए जो सेनाएं भेजी गई थी और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, चीन में भी जो सेनाएं भेजी गई, उन सब का अंग्रेजी सेनाओं का खर्च भार भी भारतीय
कोष पर डाल दिया गया था और इसका जो है भारत में सरकार की नीतियों का बहुत विरोध हुआ था। यही नहीं, उस समय बंगाल जो था वह एक बहुत बड़ा सूबा था और उस सूबे के अंतर्गत जो है यद्यपि प्रशासन की दृष्टि से इसमें एक लेफ्टिनेंट द्वारा, गवर्नर द्वारा इसे शासित करना बहुत मुश्किल था, इसका विभाजन करना आवश्यक था।